इस अविस्मरणीय कार्यक्रम में उपस्थित देश भर से आए सभी चरणवंद्य संतगण, सम्मान्य साधु सन्यासीगण, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बहन अनसुईया उइके जी, झारखंड के राज्यपाल श्रीमान रमेश बैस जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, भगवान महाकाल के सभी कृपा पात्र श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, जय महाकाल। उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मय, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। मैं आप सभी को, देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप
आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज, कालाधिराज, महाकाल विराजमान है। यानी एक तरह से हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने प्रतीक स्वरूप में उज्जैन में स्थापित किया हुआ है। इसलिए उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की संपन्नता और समृद्धि का, ज्ञान और गरिमा का, सभ्यता और साहित्य का नेतृत्व किया है। इस नागरी का वास्तु कैसा था, वैभव कैसा था, शिल्प कैसा था, सौंदर्य कैसा था, इसके दर्शन हमें महाकवि कालिदास के मेघदूतम में होते हैं। बाण भट्ट जैसे कवियों के काव्यों में यहां की संस्कृति और परंपराओं का चित्रण हमें आज भी मिलता है। यही नहीं, मध्यकाल के लेखकों ने भी यहां के स्थापत्य और वास्तुकला का गुणगान किया है। भाइयों और बहनों, किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। इसलिए आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और
अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह तो महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, तो इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती। आज हम सबसे पहले बात महाकाल कॉरिडोर की ही करेंगे, जिसके पहले चरण का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। लेकिन उद्घाटन के पहले उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और इसके बाद वो महाकाल कॉरिडोर पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच रिमोट का बटन दबाकर कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने ई कांच पर बैठकर महाकाल लोक की भव्यता और सुंदरता को करीब से देखा। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वागत में वहां देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकार, लोक कलाकार भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन प्रधानमंत्री के सामने किया। और इसी महाकाल लोक के उद्घाटन से जुड़ी ये 3 अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से सजा कॉरिडोर का ये पहला चरण बेहद सुंदर, बेहद भव्य नजर आ रहा है। सबसे पहले बाबा महाकाल के समक्ष विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री, उसके बाद महाकाल लोक का लोकार्पण और उसके बाद इस सांस्कृतिक धरोहर को निहारते प्रधानमंत्री और तमाम कलाकारों के बीच जो प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। 7 राज्यों से ये कलाकार पहुंचे हैं। उज्जैन में लगातार पिछले कई दिनों से प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन आज वो लम्हा था, आज वो ऐतिहासिक लम्हा अगर कहे तो गलत नहीं होगा, ऐतिहासिक लम्हा जब इन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन किया। और इस मौके पर उज्जैन में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, जबकि प्रदेश के दूसरे मंदिरों और शिवालयों में भी भजन कीर्तन हो रहा है। सुरक्षा के लिहाज से 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर की गई है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। गाड़ियों की पार्किंग से लेकर महाकाल दर्शन तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। वहीं 1 घंटे में 30,000 लोग बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। हालांकि इस कॉरिडोर के दूसरे चरण को अगले साल मई या जून में पूरा होना है और ऐसी ही उम्मीद वहां से जताई जा रही है। का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा महाकाल की पूजा के बाद किया। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूपों का निर्माण होता है। इस मौके पर क्षिप्रा नदी के किनारे बसे इस उज्जैन शहर में हर कोई और बाबा की भक्ति में डूबा नजर आया। कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं तो कहीं अलग अलग राज्यों से आए करीब 700 लोग कलाकारों ने अपनी कला से लोगों का मन मोह लिया। दिवाली अभी कुछ दिन दूर है, लेकिन इस कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर महाकाल की नगरी में माहौल दिवाली जैसा ही दिखाई दिया।
क्योंकि कॉरिडोर के अलावा पूरे शहर को दियों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। बाबा के भक्तों में भी गजब का उत्साह और जोश इस मौके पर दिखाई दिया। देश आनंद से झूम रहा है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में सदैव अमर रहेगा। श्री महाकाल महाराज, जिनकी कृपा सदैव मध्य प्रदेश पे, देश पर बरसती है, उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक का अद्भुत निर्माण हुआ है। महाकाल लोक प्रोजेक्ट 750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसका पहला चरण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी 4 गुना बड़ा और दिव्य है, जिस पर करीब 316 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्रसागर तालाब के किनारे का डेवलपमेंट शामिल है। इसके अलावा पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हॉल और महाकाल द्वार भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, इस महाकाल लोक में भगवान शिव से जुड़ी अलग अलग कहानियां मूर्तियों के रूप में उकेरी गई हैं। सप्त ऋषि के पास विशाल म्यूरल बना है। इसमें उनके स्वरूप नंदीगण, भैरव, गणेश जी, मां पार्वती समेत अन्य देवताओं की 200 मूर्तियां बनाई गई हैं। 108 पिलर के साथ 80 से अधिक म्यूरल भगवान शिव से जुड़ी कहानियों को दर्शा रही है। मगर सबसे खास बात यह है कि कॉरिडोर की दीवारों पर लगे QR कोड को स्कैन कर भक्तों को भगवान शिव की महिमा और उनकी कथाएं सुनने को मिलेंगी। यहाँ पर एक QR स्कैन कोड बना रखा है। अगर इसे आप स्कैन करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये हमने स्कैन किया तो ये पन्ना आपको खुल जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस पेज से स्कैन किया था और जैसे ही आप स्कैन करते हैं, देखिए यहाँ पर जो हमने आपको पन्ना खोल के दिखाया वो आपको यहाँ पर खुला हुआ नजर आता है। ये पेज है उज्जैन ऑडियो गाइड और यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो जो भी इस प्रतिमा की कहानी, जैसे इसके बारे में क्या चीज है, हालांकि इसके बारे में जानकारियां दी गई हैं, लेकिन अगर आपको इन तमाम मूर्तियों के बारे में, इन तमाम कलाकृतियों के बारे में और ज्यादा जानना होगा तो फिर आप यहाँ पर स्कैन कीजिए। आप चाहें तो उसे ऑडियो में सुन सकते हैं या वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं। पहले चरण के उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी सुविधा बिना भीड़ के और कम समय में दर्शन की मिलेगी। रात में सोने की तरह दमकने वाले महाकाल लोक में सुंदरता के साथ आम श्रद्धालुओं को शिवरात्रि, नाग पंचमी और सिंहस्थ जैसे त्योहार के लिए दर्शन की ऐसी बेहतर व्यवस्था बनाई जा रही है जो देश के किसी मंदिर में नहीं है। हालांकि अभी इसके दूसरे चरण का काम बाकी है, जिसके अगले साल मई-जून में पूरा होने की उम्मीद है। उज्जैन से अनंत भट्ट के साथ शुभांकर मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ही तरह महाकाल कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। दोनों कॉरिडोर में फर्क सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहां 5 हेक्टेयर यानी कि करीब 12 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है, वहीं महाकाल कॉरिडोर का क्षेत्रफल करीब 50 एकड़ का होगा। यानी महाकाल परिसर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा होगा, जिसको बनाने में 750 करोड़ की लागत आ रही है, जिसमें 421 करोड़ का खर्च मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है। जबकि इस मशहूर मंदिर से जुड़े कॉरिडोर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 271 करोड़ रुपए दिए हैं और इसके अलावा महाकाल मंदिर के प्रबंधन और रखरखाव से जुड़ी समिति भी मंदिर परिसर के पुनरुद्धार के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 750 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में महाकाल पथ, महाकाल वाटिका, रुद्रसागर तालाब के किनारे होने वाला निर्माण कार्य शामिल है और इसी चरण में पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हॉल और महाकाल द्वार का निर्माण भी हो चुका है। और वहीं अगर हम दूसरे चरण में होने वाले निर्माण की बात करें तो उसमें क्या क्या खास होगा ये भी आपको बताते हैं। महाराजबाड़ा महाकाल मंदिर परिसर में शामिल किया जाएगा। परिसर में मौजूद ऐतिहासिक महत्व रखने वाली इमारतों को रीडेवलप यानी कि पुनर्विकसित किया जाएगा ताकि इनका इस्तेमाल धर्मशाला और कुंभ संग्रहालय के तौर पर हो सके। इसके अलावा दूसरे चरण में नक्षत्र वाटिका, फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन का भी निर्माण होना है। लेकिन उससे पहले यहां पहले से चल रहे महाराजबाड़ी स्कूल को नूतन स्कूल बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। दूसरे चरण में ही महाकाल मंदिर परिसर में चल रहे
उर्दू स्कूल को माधवगंज इलाके में ही शिफ्ट किया जाएगा। सिर्फ उर्दू स्कूल ही नहीं बल्कि महाकाल थाना भी परिसर से बाहर चला जाएगा, ताकि 180 कारों की पार्किंग, पर्यटक सूचना केंद्र, ई-व्हीकल, डॉकिंग स्टेशन और हॉकर्स जोन के निर्माण के लिए जगह बनाई जा सके। हाथ ठेला और फेरी वाले यहां अपने उत्पादों की बिक्री कर सकें, इसीलिए हॉकर्स जोन का निर्माण किया जा रहा है। अगले चरण में महाकाल मंदिर से क्षिप्रा नदी के रामघाट तक बेहद पुराने मार्ग की मरम्मत की जाएगी। दूसरे चरण में महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार और दीवारों को रेनोवेट किया जाएगा और इस दौरान शिव भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए गार्डन तैयार होगा, ताकि भगवान भोले के दर्शन के लिए आने वाले लोग उनका इस्तेमाल कर सकें। दूसरे और अंतिम चरण में ही रुद्रसागर तालाब में गिरने वाले गंदे पानी को हमेशा के लिए रोकने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए अमृत मिशन के तहत सीवर स्टॉर्म वाटर लाइन बिछाई जाएगी। बारिश कम होने पर तालाब का जल स्तर कम ना हो, इसके लिए पंप के जरिए क्षिप्रा नदी में पानी छोड़ने की व्यवस्था भी की जाएगी। हरिफाटक ब्रिज के चौड़ीकरण का भी काम दूसरे चरण में ही पूरा होना है, जिसके लिए करीब 50 परिवारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की योजना है। हरिफाटक ब्रिज के नीचे एक रेलवे अंडरपास बनेगा। यही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विजिटर फैसिलिटी सेंटर नंबर 2 तक 5 मीटर चौड़ा और 210 मीटर लंबा पैदल पुल बनेगा, जिसके दोनों ओर शिव भक्तों के लिए जन सुविधाओं के विकास और विस्तार पर काम किया जाएगा। और इसके अलावा महाकाल मंदिर परिसर में पड़ने वाले छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत एंटरटेनमेंट जोन, योग केंद्र, वैदिक वाटिका और ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जाएगा। ग्रीन बेल्ट के लिए कई तरह के पेड़ पौधे यहां लगाए जाएंगे। क्षिप्रा के रामघाट पर मोटरेबल लाइट एंड साउंड शो भी किया जाएगा, उसकी व्यवस्था भी यहां पर होगी। शिव भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए लाइट एंड साउंड शो का भी बेहतर अनुभव होगा और इसके लिए महाकाल मंदिर से रामघाट की ओर जाने वाले रास्ते का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा रुद्रसागर तालाब की लहरों पर म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो की व्यवस्था भी होगी। और दूसरे चरण में ही बेगमबाग रोड को नए सिरे से विकसित किया जाएगा। इसी रोड पर भी 50 कारों की क्षमता वाली पार्किंग बनाई जानी है और इसी रोड पर मार्केट के लिए अलग से जगह भी बनाई जाएगी। दूसरे यानी कि अंतिम चरण में ही महाकाल मंदिर के पास मौजूद देवास धर्मशाला को तोड़ा जाएगा, ताकि मंदिर में प्रवेश और निकासी के लिए नया रास्ता बन सके। और इस मार्ग के लिए मंदिर परिसर के करीब पहले से मौजूद प्रवचन हॉल और भोजनशाला को भी हटा दिया जाए, ताकि शिव भक्त और श्रद्धालु वैदिक थीम पर बने अपने शिखर दर्शन जोन का आनंद उठा सके। तो जब महाकाल कॉरिडोर से जुड़े इस प्रोजेक्ट के दोनों चरण पूरे हो जाएंगे तो बेहद आसानी से श्रद्धालु महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। महाकाल प्रोजेक्ट के पहले चरण के 8 महीने के अंदर ही उज्जैन में ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। महाकाल पथ से सटा हुआ रुद्रसागर तालाब निखर उठा है, जबकि 8 महीने पहले तक इस तालाब में सिर्फ जलकुंभी थी, जिसकी वजह से लोगों को पानी तक नजर नहीं आता था। लेकिन 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद रुद्रसागर तालाब जलकुंभी मुक्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के बाद अब बाबा केदार के दर्शन कराते हैं। भगवान महाकाल के बाद बात केदारनाथ धाम की, क्योंकि दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस साल 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर चुके हैं। ठंड और बारिश भी भक्तों के जोश को कम नहीं कर पाई। केदारनाथ धाम से लेकर बद्रीनाथ धाम तक आस्था का सैलाब उमड़ा है। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। नया रिकॉर्ड ये है कि इतिहास में पहली बार मात्र 5 महीने की यात्रा में 14 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि चारों धाम में भक्तों की भारी भीड़ है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने का रिकॉर्ड टूट रहा है।
सर्द मौसम और बारिश के बावजूद चारों धाम में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के आंकड़ों के मुताबिक 9 अक्टूबर तक 39 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए, जबकि 2019 में 32 लाख लोगों ने रिकॉर्ड दर्शन किए थे। यानी इस साल भक्तों ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 6 मई से केदारनाथ धाम भक्तों के लिए खोला गया था। 6 मई से अब तक 14 लाख से ज्यादा भक्त भगवान के दर्शन कर चुके हैं। 8 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और 9 अक्टूबर तक करीब 15,10,613 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 3 मई से यात्रा शुरू हुई थी और करीब 47,938 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में अभी तक करीब 5,95,676 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में अभी बहुत अपार संभावना है। लोगों की इतनी आस्था बढ़ गई है कि सारा देश जो है, चाहे वो वीआईपी है, चाहे वो गरीब से गरीब है, पैदल यात्री है, साधु संत है, वो केदार बाबा के दर्शन के लिए आना चाह रहे हैं। तो बहुत हमको पूरे नए सिरे से व्यवस्था देनी होगी। चार धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को मौसम की जानकारी भी लगातार दी जा रही है। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के भी पूरे इंतजाम कर रखे हैं। वर्तमान में 14 लाख ऊपर पार कर चुकी है और जो मौसम खराब हो रहा है उसके बाद जो चेतावनी हम लोगों को शासन द्वारा निर्गत की जाती है, उस चेतावनी को हम बार बार यात्रियों को दोहराते रहते हैं और सतर्कता बरताते हैं उनसे कि इस रूट पे हम लोगों ने अपने जो टीमें हैं वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वाईएमएफ और डीडीआरएफ की टीमें गठित कर रखी है और जगह जगह पर साइन बोर्ड के जरिए भी इन लोगों को सचेत करते हैं। केदार धाम में भक्तों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। तीर्थ स्थल पर 100 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। फास्ट मेडिकल रिलीफ की व्यवस्था के साथ ही करीब 150 अतिरिक्त डॉक्टर्स और दर्जन भर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी मौजूद हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी तैनात है। जाहिर है केदारनाथ धाम में भक्तों की आस्था तो है ही, लेकिन सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए तीर्थ यात्रियों का उत्साह भी बढ़ रहा है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षा व्यवस्थाओं और केदारपुरी के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे हैं। केदारपुरी का भव्य निर्माण कार्य हो रहा है। आज मैं वो भव्य निर्माण कार्य, उसका जो पुनर्निर्माण का चल रहा है, उसको देखने भी आया हूँ, उसको देख भी रहा हूँ। और जो टाइम है, समय सीमा है, दिसंबर 2023 तक ये कार्य पूरे होंगे और भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आगे हम सबके सामने आएगी। भगवान बद्रीनाथ का भी जो है मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, उसका भी हमने टाइमलाइन तय किया है कि 2023 तक पूरा होगा। 27 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में यहां भक्तों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदार धाम को एक सुविधा संपन्न धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। शिवधाम में आने वाले भक्तों को मंदिर के दर्शन पूरी सहूलियत मिले, बुजुर्ग श्रद्धालुओं को यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, यात्रियों को सभी सुविधाएं केदार घाटी में मिल जाएं, इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। केदारनाथ का पहला चरण पूरा होने के साथ ही मंदिर परिसर की सूरत बदलने लगी है। दूसरे चरण का काम भी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दरअसल केदारनाथ धाम को आधुनिक संसाधनों से युक्त इको फ्रेंडली टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। नई केदार नगरी के निर्माण का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। शिवधाम को भव्य रूप देने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। दूसरे चरण में 188 करोड़ रुपए के 21 काम करवाए जा रहे हैं, जिनमें 3 पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण में मंदिर समिति के भवन का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य पुजारी आवास और अस्पताल का निर्माण चल रहा है। रामबाड़ा से केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर काम हो रहा है। हाट बाजार का निर्माण भी यहां पर किया जा रहा है। ईशानेश्वर मंदिर पर काम चल रहा है, जो 1 महीने में पूरा हो जाएगा। मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। गौरीकुंड में गेट का निर्माण हो रहा है। इसमें संगम घाट का काम जून 2023 तक पूरा हो जाएगा। मास्टर प्लान के मुताबिक सभी काम दिसंबर 2023 तक पूरे कर लिए जाएंगे।
वैसे इस बार दिवाली पर अयोध्या में दीपोत्सव को खास बनाने की तैयारी है। 16 लाख दियों को एक साथ जलाकर एक तरफ फिर से विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी, तो दूसरी तरफ 1 लाख गोबर के दियों से रामलला के परिसर को रोशन किया जाएगा। ये पवित्र दिए रामनगरी पहुंचने शुरू हो गए हैं। अयोध्या में होगा पवित्र दीपोत्सव। गाय के गोबर से बने दियों का होगा इस्तेमाल। पवित्र दियों से रोशन होगा रामलला का परिसर। राम की नगरी अयोध्या में इस साल 16 लाख दियों के साथ गाय के गोबर से बने दीपक भी अपनी पवित्रता फैलाने वाले हैं। अयोध्या में गाय के गोबर से बने 1 लाख दीपक जलाने की घोषणा के बाद अब राम जन्मभूमि परिसर में जलाने के लिए गाय के गोबर से बने खूबसूरत दीपक पहुंचने लगे हैं। इस बार इन पवित्र 1100 दीपक से रामलला का दरबार रोशन होगा। अवसर है दीपोत्सव, जो सारे विश्व में प्रसिद्ध होने वाला यह दीपक उत्सव है। कई वर्षों से चल रहा है। इस वर्ष उससे बढ़ चढ़ करके और अधिक से अधिक उत्साह के साथ इस वर्ष का दीपक है। इसलिए 1100 दीपक की मांग किया हूँ। 1100 दीपक ये गौ का गोबर के बने हुए हैं। इसको रामलला के परिसर में जलाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या में दीपावली खास होने वाली है। इस बार भी दीपोत्सव को यादगार बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बार राम की नगरी में एक साथ 16 लाख दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान बनाने का प्लान है। यही नहीं, गाय के गोबर से बने दियों के जरिए लोगों को इन पवित्र दियों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इस बार दीपोत्सव का पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। इसके लिए 18,000 वॉलंटियर्स की टीम बनाई गई है, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। इस बार दीपक अयोध्या के कुम्हारों से ही लिया जाएगा। राम की पैड़ी के किनारे के सभी मंदिर पीले रंग से रंगे जाएंगे और दीपोत्सव के समय लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी का भव्य दृश्य दिखाई देगा। इस बार अयोध्या के सरयू तट के कुल 38 घाट दियों से रोशन होंगे। हर घाट पर ज्यादा से ज्यादा दिए जलाने की तैयारी की जा रही है, ताकि पिछले साल के रिकॉर्ड में और सुधार किया जाए। आपको बता दें कि 2017 में राम की पैड़ी पर करीब 2.25 लाख दिए जलाए गए थे। 2018 में अयोध्या में राम की पैड़ी पर 3 लाख दिए जलाए गए। 2019 के दीपोत्सव में अयोध्या की प्रसिद्ध राम की पैड़ी पर 4.5 लाख दीप जलाए गए। वहीं 2020 में 6 लाख से अधिक मिट्टी के दियों को सरयू तट पर जलाया गया, जबकि 2021 में राम की पैड़ी पर 9 लाख दियों से रोशनी की गई और विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और अब अयोध्या में पिछले साल का बनाया रिकॉर्ड तोड़ने के लिए योगी सरकार ही नहीं, अयोध्या के लोग भी खासा उत्साहित हैं। दिवाली के पूर्व संध्या पर यानी 23 अक्टूबर को मुख्य आयोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।